हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 13 नाभिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु प्रतिक्रिया में X किसके लिए प्रतीक है। एक आपको समीकरण दे रखी है C611 5 बोरॉन 11 प्लस बीटा पॉजिटिव प्लस X। आपसे पूछ रहा है कि ये X किसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ देखो, इस पूरी समीकरण में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो चीज़ निकल रही है ये क्या है भाई, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और आपको पता है कि भाई पॉजिट्रॉन जब वो बीटा पॉजिटिव डीके में निकलता है, ठीक है, बीटा पॉजिटिव शेल में निकलता है। और बीटा पॉजिटिव शेल में आपको ध्यान है कि पॉजिट्रॉन के साथ उसमें हमेशा न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, अति सूक्ष्म पार्टिकल न्यूट्रिनो। और जबकि बीटा नेगेटिव की बात अगर हम करें तो बीटा नेगेटिव शेल में इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्योंकि यहाँ पर पॉजिट्रॉन दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रिनो। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बाण में यूरेनियम 238 एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें अल्फा डीके हो रहा है, उसके बाद में X आया, फिर बीटा नेगेटिव डीके ZYA। तो विघटन श्रृंखला में Z और A यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का आपको मान बताना है। तो भाई आपने जब भी अल्फा से होता है तो हमें पता है कि अल्फा से में, क्योंकि अल्फा कण क्या है भाई, हीलियम नाभिक होता है, तो जो नया उत्पाद बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो जाती है, यानी 92 का यहाँ क्या जाएगा 90, और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो 238 का कितना बन जाएगा 234, तो ये आ जाएगा 234। अब अगला कह रहा है कि यहाँ पर बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, ठीक है, और बीटा नेगेटिव डीके में आपको ध्यान रखना है कि उसके जो नया उत्पाद बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो यानी Z का मान तो आ जाएगा 91। ठीक है, और साथ में द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित। इसका मतलब A का मान कितना रहेगा 234। तो जो Y उत्पाद है उसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक 91 और द्रव्यमान संख्या 234। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अल्फा डीके में परमाणु क्रमांक में क्या कमी होगी, द्रव्यमान संख्या में क्या कमी होगी, बीटा नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, गामा डीके में क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 27 के साथ नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि वे नाभिक की त्रिज्या जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, r0a⁴ या r0 तो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर पहले नाभिक के लिए त्रिज्या हम मान लेते हैं r1, तो ये हो जाएगा r0 a की जगह कितना है 8 की घात 1/3। दूसरे नाभिक के लिए हम लिख देंगे r0 a की जगह कितना है 27 की पावर 1/3। अब अपने से क्या पूछा है भाई, अनुपात पूछा है, तो r1/r2 कितना हो जाएगा, r0 8 की पावर 1/3, r0 27 की पावर 1/3। r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 कितना आ जाएगा, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ 3 की पावर 3 गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, अनुपात आएगा आपके पास 2/3, यानी 2:3। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेडियो एक्टिव तत्व का आधा जीवन काल यानी अर्धायुकाल 1600 वर्ष है। 6400 वर्ष के बाद कौन सी राशि होगी, यानी कितना भाग शेष बचेगा। तो देखो, अर्धायुकाल का मतलब है कि उसकी मात्रा जो वो आधी शेष बचती है। मान लीजिए कि अपने पास कोई भी पदार्थ है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी मात्रा 1 है, ठीक है, तो 1600 वर्ष बाद कितनी बचेगी भाई, इसका आधा हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि 6400 वर्ष बाद कितना होगा। तो अभी तो 1600 वर्ष ही हुए, अगले 1600 वर्षों में क्या होगा भाई, अगले 1600 वर्ष में इस बची हुई का आधा हो जाएगा, यानी 1/4 हिस्सा हो जाएगा। फिर अगले 1600 वर्ष बाद क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। और अगले 1600 वर्ष बाद क्या होगा, इसका आधा होगा 1/8 का, तो कितना बचेगा 1/16। अब देखो 1600, 3200, 3300 और ये कितने हो गए 1600, 3200, 4800 और 6400, यानी टोटल टाइम कितना लगा भाई, तो आपने 1600 गुणा कर दो 4 से, तो ये हो जाएंगे 6400
वर्ष। तो इसका मतलब 6400 वर्ष बाद में उस पदार्थ की कितनी मात्रा बचेगी, 1/16वां भाग उसका बचेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियोधर्मी नाभिक का आधा जीवन 3 घंटे है, यानी जो अर्ध आयुकाल है वो 3 घंटे, 9 घंटों में इसकी गतिविधि घटकर कितनी रह जाएगी। तो फिर से अपन मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 1 है, 3 घंटे बाद में कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। अब अपने को पूछा है कि भाई 9 घंटे बाद में, तो अगले 3 घंटे में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, और अगले 3 घंटे में इसका आधा यानी 1/8। तो अब देखो 3 घंटे टोटल कितने हो गए, टोटल टाइम लगे आपको 9 घंटे। तो इसका मतलब लास्ट में जो क्वांटिटी बचेगी 9 घंटे बाद वो कितनी बचेगी, 1/8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/8। जी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यूरेनियम नाभिक के घनत्व का परिमाण का क्रम है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि नाभिक का घनत्व जो है उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए नाभिक का घनत्व जो है वो नियत होता है, और वो किस कोटि का होता है भाई, 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब कोटि का होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना भी। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, बीटा विकिरण में उत्सर्जित एक इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होता है। भाई बीटा जो डीके है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई बीटा डीके 2 प्रकार का होता है। तो बीटा नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में तो पाया नहीं जाता, तो जब बीटा नेगेटिव की घटना होती है तो नाभिक में क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बीटा डीके के, इस नेगेटिव डीके के दौरान एक न्यूट्रॉन जब वो टूटता है भाई एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, तो ये प्रोटॉन तो अंदर ही रह जाता है और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, उत्सर्जन। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है, नाभिक में विद्यमान एक नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, लोह नाभिक का द्रव्यमान 56 परमाणु घनत्व है। द्रव्यमान 56 है तो परमाणु घनत्व कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी नाभिक हैं उन सब का घनत्व जो है वो नियत होता है, और वो किस कोटि का होता है, 10⁻17 किलोग्राम। तो और भी यहाँ तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो 10⁻17 वाला ये एक ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन राइट क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का नाभिक है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक प्रकृति में किसकी होती है। तो अगर आपने प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और नाभिकों के बीच में ग्राफ पढ़ा है तो वहाँ आप देखोगे कि जो आयरन है Fe, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो सर्वाधिक होती है। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके डी होगा, आयरन Fe56। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है उसके द्रव्यमान, स्थायित्व को, आकार को, द्रव्यमान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो किसी भी नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वो नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है प्रकृति में। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।